नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम थर्ड ईयर में सब्जेक्ट है अंकेक्षण। टॉपिक है अंकेक्षण के प्रकार। तो अंकेक्षण को हम दो आधारों पर बांट सकते हैं, व्यवसाय की दृष्टि से और दूसरा है व्यवहारिक दृष्टि से। तो हमने पिछले वीडियो में व्यवसाय की दृष्टि में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे व्यवहारिक दृष्टि से। तो इसमें व्यवहारिक दृष्टि में कौन कौन से अंकेक्षण हम करा सकते हैं? तो एक होता है पूर्ण अंकेक्षण, दूसरा है आंशिक अंकेक्षण, तीसरा है रोकड़ अंकेक्षण, चौथा है लागत अंकेक्षण, पांचवा है प्रमाणित अंकेक्षण, 6 है प्रबंध अंकेक्षण, 7 है विस्तृत अंकेक्षण, 8 है चिट्ठा अंकेक्षण। तो हम व्यवहारिक दृष्टि से इस तरह से अंकेक्षण हम करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे पूर्ण अंकेक्षण। ये पूर्ण अंकेक्षण क्या होता है? पूर्ण अंकेक्षण साधारण वित्तीय वर्ष के समाप्त पर होने पर, जो वित्तीय वर्ष है उसके समाप्त होने पर अंतिम खातों की पूर्णतया तैयार हो जाने पर, जब हमारा वित्तीय वर्ष जो खत्म हो जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बाद जब बैलेंस शीट बन जाती है, तो इसमें प्रत्येक लेन देन, प्रविष्टियां, जोड़, शेष, प्रमाणक, संलेख पत्र तथा प्रपत्र की जांच की जाती है। यानी कि जब हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, बैलेंस शीट बन जाती है, बैलेंस शीट बनने के बाद हम उसमें से प्रत्येक लेन देन किए जाते हैं, जो व्यवसाय में वर्ष भर में जो लेन देन किए जाते हैं उसकी जांच की जाती है, जो एंट्रियां की जाती हैं, प्रविष्टियां की जाती हैं, उनकी भी जांच की जाती है। जो हम जोड़ टोटल निकालते हैं, तो टोटल निकालने की भी जांच की जाती है। सामान्यतया जब कोई टोटल किया जाता है तो सामान्यतया गलती हो जाती है, तो ऑडिटर्स क्या होता है, टोटल की भी जांच करता है। जो प्रमाणक है, जो बैलेंस शीट बनाई है उसकी भी जांच होती है। संलेख पत्र है या प्रपत्र है, उनकी भी वो अंकेक्षण वो जांच करता है। तो पूर्ण अंकेक्षण का मतलब है जब वर्ष के अंत में या वित्तीय वर्ष के अंत में जब वो वर्ष समाप्त हो जाता है और उसकी बैलेंस शीट बन जाती है, बैलेंस शीट बन जाने के बाद और बन जाने के बाद उसके जो प्रपत्र हैं, लेन देन है, तो उनका वो अंकेक्षण, उनकी वो जांच करता है। इसी को हम पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। दूसरा है आंशिक अंकेक्षण। ये आंशिक अंकेक्षण क्या है? हिसाब किताब की किसी विशेष भाग की जांच अथवा किसी विशेष अवधि के खातों की जांच, यानी कि हिसाब किताब किसी विशेष भाग, यानी कि कोई हम विशेष ले लें, कोई लेन देन के जो भी विशेष भाग है उनकी जांच कर दें, अथवा किसी विशेष अवधि, यानी कि टाइम पीरियड है कि हम 6 मंथ की है या 1 ईयर की, हम कोई भी खातों की जांच को हम आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। तो इस तरह के जो आंशिक अंकेक्षण होते हैं, कोई हम विशेष बैलेंस शीट की हम जांच कर सकते हैं, या कोई टाइमिंग होती है, हम 3 महीने की जांच करते हैं। इस तरह की जो जांच होती है उन्हें हम आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। जैसे केवल क्रय बही या विक्रय बही की जांच करना, जैसे कि केवल क्रय बही है, परचेजिंग डायरी है, या सेल्स की वो बैलेंस वो है, तो उसकी हम क्रय बही या विक्रय बही की जांच को भी हम आंशिक अंकेक्षण के रूप में देखते हैं। तीसरा है रोकड़ अंकेक्षण। जब कोई व्यक्ति या साझेदारी संस्था या कोई अन्य व्यापारिक संस्था, जब कोई व्यक्ति या साझेदारी संस्था या कोई अन्य व्यापारिक संस्था केवल नगद लेन देनों के अंकेक्षण हेतु, जो हम व्यवसाय में लेन देन करते हैं केवल नगद के लिए, उसकी जांच हेतु अंकेक्षण की नियुक्त करती है, तो इस प्रकार के अंकेक्षण को हम रोकड़ अंकेक्षण कहते हैं। जब कोई व्यापारिक संस्था होती है या व्यक्ति होती है या साझेदारी संस्था होती है, जो व्यवसाय में लेन देन यानी कि नगद जो लेन देन किए जाते हैं उसकी वो जांच कराता है, उसको हम रोकड़ अंकेक्षण कहते हैं। तीसरा है लागत अंकेक्षण। लागत लेखों के अंकेक्षण को हम लागत अंकेक्षण कहते हैं। यानी कि जो व्यवसाय में हम व्यवसाय में जो हम उसमें पैसा लगाना, कितनी कास्ट हमने लगाई है, उसको हम लागत लेखांकन कहते हैं। लागत लेखों और वित्तीय लेखों में इतना घनिष्ठ संबंध है, जो कास्ट लाग और फाइनेंशियल उसमें बैलेंस शीट में इतना संबंध है कि लागत लेखों में
अलग से अंकेक्षण की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, क्योंकि दोनों जो कास्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इनमें जो आपस में इतना संबंध है कि हम इनमें दो एक अगर हम करा लेते हैं तो उसके दोनों का काम चल जाता है। तो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, लागत अंकेक्षण कहते हैं। तो लागत अंकेक्षण को लागत अंकेक्षण कहते हैं। लागत लेखों और वित्तीय लेखों यानी कि कास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इतना घनिष्ठ, जो इसमें इतना घनिष्ठ आपस में एक दूसरे से मिली बैलेंस शीट होती है, लेखों में अलग से अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अगर हम लागत अंकेक्षण करा लेते हैं तो हम दोनों उसमें सामान्यतः वो कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रमाणित अंकेक्षण। इसमें कुछ मदों का पूर्ण जांच, इसमें जो प्रमाणित अंकेक्षण में जो कुछ मदें हैं उनकी हम पूरी जांच कर लेते हैं एवं विश्लेषण सम्मिलित, उनका हम वैल्यूएशन करते हैं और बाकी मदों की परीक्षण जांच, बाकी मदों को हम सरसरी तौर पे देख लेते हैं कि हाँ ये मदें ठीक है, लेकिन कुछ मदों को उनको हम बारीकी से जांच करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। जो इस तरह की जो मदें होती हैं उनको हम प्रमाणित मदें कहते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध अंकेक्षण। एक संस्था के संगठन ढांचे, जो एक संस्था है उसमें डायरेक्टर है और मैनेजर्स हैं और जो भी उसमें और भी वो लोग होते हैं, एक संस्था के संगठन के ढांचे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और मेंबर्स हैं, इसकी योजना कि उनकी क्या योजना है, उनके क्या उद्देश्य हैं, उनकी प्रक्रिया की विधियों, वो क्या उद्देश्य उनका है और उनकी जो उद्देश्य की जो विधियां हैं उनका क्या, उनकी जांच करना। यानी कि जो प्रबंध अंकेक्षण है, यानी कि जो कंपनी ने, जो कंपनी का मालिक है, जो उसमें बोर्ड डायरेक्टर है, उनके क्या उद्देश्य हैं, उन्होंने कंपनी क्यों बनाई, उनके क्या उद्देश्य हैं, उन्हें कौन सी उन प्रक्रिया के नियमों को पालन कर रहे हैं और उनकी योजना क्या और उनका ढांचा क्या, वो किस तरह से कंपनी उन्होंने बनाई, उसकी वो जांच करता है तथा एक ठोस मूल्यांकन करना प्रबंध अंकेक्षण कहलाता है। तो एक वो देखता है कि जो कंपनी बनाई गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी उसमें सदस्य हैं, वो सही ढंग से अपने दायित्वों को कर रहे हैं और उनका वो मूल्यांकन करते हैं, उनका क्या उद्देश्य है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उनकी जो विधियां हैं जो कंपनी को चलाने के लिए, क्या वो सही ढंग से वो किया गया। तो इसके लिए हम प्रबंध अंकेक्षण कहते हैं। प्रबंध अंकेक्षण जो होता है वो अधिकारियों की भी, हम जो उसमें होते हैं उनकी भी जांच करा सकते हैं। तो वो जो हमारे अधिकारी हैं वो सही ढंग से अपने दायित्वों को निर्वाह कर रहे हैं। सेवेंथ है विस्तृत अंकेक्षण। विस्तृत अंकेक्षण पूर्ण अंकेक्षण से भिन्न होता है। जो विस्तृत अंकेक्षण होता है वो पूर्ण अंकेक्षण से भिन्न होता है। इसमें विस्तृत जांच की जाती है, इसमें हम किसी भी, हम चाहे ट्रायल बैलेंस हो या प्रॉफिट लॉस हो या बैलेंस शीट हो, तो हम उसकी विस्तृत जांच करते हैं, यानी कि उसकी हम बारीकी से जांच करते हैं। तो इस तरह के जो अंकेक्षण होते हैं उनको हम विस्तृत अंकेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है चिट्ठा अंकेक्षण। चिट्ठे के अंकेक्षण, चिट्ठा अंकेक्षण, चिट्ठे के अंकेक्षण में अंकेक्षक केवल धन संपत्तियां, जो चिट्ठा अंकेक्षण है उसमें केवल धन संपत्तियां, पूंजी, देनदारियों, लेनदारियों आदि की देनदार की जाती है। जो हम बैलेंस शीट जो बनती है, जो उसमें चिट्ठा अंकेक्षण होता है, उसमें वो किसकी जांच करता है, धन संपत्तियों की जांच करता है, पूंजी की जांच करता है, देनदारियों की और लेनदारियों आदि की वो जांच करता है। तो इस तरह की जांच जो वो करता है उसको हम क्या कहते हैं, चिट्ठा अंकेक्षण कहता है। चिट्ठा अंकेक्षण से हमें धन संपत्तियों की है, जो देनदारियां हैं, जो लेनदारियां हैं, तो उससे हम ये जानकारी कर लेते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। तो इस तरह के जो हम अंकेक्षण कराते हैं वो हम चिट्ठा अंकेक्षण कराते हैं। तो यानी कि आज हमने आपको बताया तो जो अंकेक्षण के टाइप्स ऑफ अंकेक्षण, जो अंकेक्षण के जो प्रकार हैं, तो वो दो प्रकार, एक व्यवहारिक दृष्टि, एक व्यवसायिक दृष्टि। तो व्यवहारिक दृष्टि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था और व्यवहारिक दृष्टि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो इसमें ये हमने पहला में आपको बताया है पूर्ण अंकेक्षण, दूसरा है आंशिक अंकेक्षण, तीसरा है रोकड़ अंकेक्षण, चौथा है लागत अंकेक्षण, पांचवा है प्रमाणित अंकेक्षण, 6 है प्रबंध अंकेक्षण, 7 है विस्तृत अंकेक्षण, 8 है चिट्ठा अंकेक्षण। तो इस तरह जो हम अंकेक्षण कराते हैं अलग अलग टाइप्स के लिए, तो हमें कराने का जो उद्देश्य है वो हमारा
पूरा हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा, जब हम पूर्ण अंकेक्षण कराते हैं तो पूर्ण अंकेक्षण का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष के बाद, एक फाइनेंशियल ईयर के बाद जब हमारी बैलेंस शीट बन जाती तो हम उसकी जांच कराते हैं, तो वो पूर्ण अंकेक्षण के अंतर्गत होती है। तो आंशिक अंकेक्षण का मतलब होता है किसी हम विशेष टॉपिक या किसी विशेष हम मदों की जांच कराएं, वो आंशिक अंकेक्षण के अंतर्गत आ जाता है। रोकड़ अंकेक्षण, जो व्यवसाय में जो नगद लेन देन किए जाते हैं, हम उनकी अगर हम जांच कराते हैं वो रोकड़ अंकेक्षण हो जाता है। लागत अंकेक्षण, जो व्यवसाय में जो लागत लग रही है उसकी हम जांच कराते हैं, वो लागत अंकेक्षण हो जाता है। प्रमाणित अंकेक्षण, इसमें जो मदें हैं उनको हम, जो कुछ मदें उनकी हम जांच करते हैं, इस तरह मदों को हम प्रमाणित अंकेक्षण जांच करते हैं। प्रबंध अंकेक्षण, इसमें क्या संगठन, जो इसमें कंपनी बनाई गई, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संगठन, इनका क्या उद्देश्य है, इनकी क्या विधियां, इनकी जानकारी करने के लिए हम प्रबंध अंकेक्षण कराते हैं। इसमें अधिकारियों की भी जांच कराई जा सकती है। विस्तृत अंकेक्षण, विस्तृत अंकेक्षण में हम किसी विशेष मदों को हम विस्तृत रूप से बारीकी से अध्ययन कर लें और कुछ मदों को सशरी तौर पे कर लें, तो इस मदों को हम विस्तृत अंकेक्षण करते हैं। चिट्ठा अंकेक्षण, चिट्ठा अंकेक्षण केवल धन संपत्तियां, पूंजी, देनदारी और लेनदारियों के लिए हम जांच कराते हैं। इस तरह की जो भी जांच होते हैं वो चिट्ठा अंकेक्षण, यानी कि जो हमारा उद्देश्य होना, हमारा अंकेक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। अंकेक्षण का जो है, आप उससे जो भी व्यवसाय के जो मालिक हैं उनका उद्देश्य होना चाहिए कि हम अंकेक्षण क्यों करा रहे हैं। जब उनका उद्देश्य है कि हम लागत के लिए करा रहे हैं, या हम प्रबंधन के लिए करा रहे हैं, या हम वित्तीय वर्ष के लिए बैलेंस शीट के लिए करा रहे हैं, जो उनका उद्देश्य होता है वही अंकेक्षक है, वही अंकेक्षण का कार्य उनके उद्देश्यों के आधार पर वो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो वो व्यवसाय चलाते हैं, उनका अंकेक्षण कराने का क्या उद्देश्य है। तो जो उनका उद्देश्य होता है वही अंकेक्षक जो होता है वही अंकेक्षक का कार्य कर देता है। तो इस तरह आपने देखा कि जो अंकेक्षक है उसको बहुत ही योग्य होना चाहिए और उसे सारे नियमों से भली भांति परिचित होना चाहिए, और जो छल कपट व्यवसाय में किए जाते हैं उसको बहुत ही बारीकी से उसको देखना होता है। अगर वो छल कपटों को बारीकी से अगर नहीं देख पाता है तो जो संस्था के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने छल कपट के उद्देश्यों में पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए जो अंकेक्षण है, अंकेक्षक होता है, जो अंकेक्षण करते समय बहुत ही चतुराई से कार्य करना पड़ता है। इसीलिए अंकेक्षण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया, अंकेक्षण को एक पालतू कुत्ते की तरह होना चाहिए, न कि शिकारी कुत्ते की तरह। यहाँ पे अंकेक्षक को कुत्ता क्यों कहा गया? क्योंकि कुत्ता एक वफादार होता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया जो अंकेक्षण है, जो अंकेक्षक है, उसको जिसने नियुक्त किया है उसके प्रति वफादार होना चाहिए। ऐसा नहीं वो अंकेक्षण का कार्य करने के लिए जाता है और वहाँ के कर्मचारी अधिकारी उससे कहते हैं ठीक है भैया, आप मेरा अंकेक्षण का यहाँ कार्य कर रहे हैं, आप इतना मुझसे पैसा ले लीजिए, इस तरह आप बैलेंस शीट कर दें। तो उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया अंकेक्षक को एक पालतू कुत्ते की तरह होना चाहिए, यानी कि जिसने उसको नियुक्त किया उसके प्रति वफादार होना चाहिए, न कि शिकारी कुत्ता। शिकारी कुत्ता क्या होता है, उसको कोई भी रोटी डाल देता है, वो उसी के उसमें दौड़ने लगता है। तो इसलिए अंकेक्षक को हमेशा पालतू कुत्ते की तरह होना चाहिए, न कि शिकारी।